नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपीपीसीएस के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे, तो कल से हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर यूपीपीसीएस के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 के लिए शुरू कर दिया है। तो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था 2024 का दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का ही यूपीपीसीएस के लिए बनाया गया मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। तो चलिए तैयार करते हैं, देखते हैं इसको। क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार यदि हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो स्विस कंपनी द्वारा, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। कौन सी है मित्रों? स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी। तो इस कंपनी द्वारा किया गया है और इसमें 132 देशों में, कितने देशों में? 131 देशों में, 131 देशों में भारत का स्थान कौन सा है मित्रों? 8वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? 8वां। और इस 8वें स्थान के अंतर्गत सबसे प्रदूषित शहर की अगर हम बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर चाड, इराक और पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश के रहे हैं। सबसे प्रदूषित शहर किन 5 देशों के रहे हैं? तो 5 देश हैं आपके, चाड, ईरान, चीन, पाकिस्तान और बहरीन। ये सबसे प्रदूषित देश रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित इन देशों में ही रहे हैं। ठीक है। लाहौर अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है, राज्य, तो वो लाहौर है। और यदि हम बात करें सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी दिल्ली है। दिल्ली का स्थान कैपिटल्स की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन का होटन शहर, कौन सा शहर? चीन का जो है आपका होटन शहर, इसके बाद दूसरे नंबर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? तो लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया यानी भूस्खलन के संबंधित भारत सरकार के एक संगठन जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी इसरो की सहायता से मिलकर नेशनल रिमोट राष्ट्रीय यानी NRSSC ने, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने एक एटलस जारी किया है लैंड स्लाइडिंग एरिया के बताते हुए। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और 3 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 24 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में यदि हम बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस मित्रों मनाया जाता है 15 मार्च को। तो यहाँ पर इस वर्ष की यानी 2023 की उपभोक्ता दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो उपभोक्ता दिवस की इस वर्ष की थीम है स्वच्छ ऊर्जा। क्या है? स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से, किसके? परिवर्तन के माध्यम से, परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। क्या बनाना? उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये क्या है? सशक्त बनाना। ये बात की गई है उपभोक्ता दिवस के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान समारोह 2023 आयोजित किया गया? तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो मंत्रालय है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था, वो मंत्रालय ऑप्शन ए में अफसान एवं शहरी कार्य मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय और डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मित्रों इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 उसे समझते हैं।
एरिथ्रिटोल के संदर्भ में कौन सा सही है? एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर पहला है, यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो यह कृत्रिम मधुरक है, ये बात बिल्कुल सही है, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक, ठीक है, उसके बढ़ते खतरों से जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल बात सही है। और एरिथ्रोटोल होता क्या है? प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त का थक्का बनाते हैं, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए जो प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है उनको सक्रिय रखता है। यानी यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है? मार्च 2023 में भारत और फिल इन द ब्लैंक के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत और कौन सा देश है जिसके बीच ये अभ्यास किया गया है, तो ये एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच की गई है? तो ये एक्सरसाइज की गई है सिंगापुर के बीच। किसके बीच मित्रों? सिंगापुर के बीच, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। अगर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये एक्सरसाइज भारत के जोधपुर आर्मी बेस स्टेशन पे, सैन्य स्टेशन पे की गई है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कलक्कड़ मुंडुथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो थुंडुनराई टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में आता है? तमिलनाडु राज्य में आता है, ठीक है। और ये 127 वर्ष पूर्व 1883 में ठीक है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है आपका, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बफर जोन के अंतर्गत देखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अटुक्कल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मिजोरम। तो अटुक्कल पोंगल त्यौहार मित्रों भारत में केरल में मनाया जाता है और ये महिला सशक्तिकरण के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस समारोह में भारत में धार्मिक रूप से एकत्र होने वाली महिलाओं का सबसे बड़ा समारोह के तौर पर ये जाना जाता है। यानी महिलाओं का सबसे बड़ा क्या है? ये महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, धार्मिक त्यौहार है, महिलाओं को इस समारोह के तौर पे मनाते हैं इसमें, ठीक है। और अट्टुकल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बना एक मीठा व्यंजन पोंगल खिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वाणी वरोरा राजमार्ग स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रेस बैरियर नाम रखा गया है। ऑप्शन ए बैम्बू क्रेस बैरियर का नाम कहाँ पर है मित्र? ऑप्शन बी बाहुबली, ऑप्शन सी पथरक्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 200 मीटर लंबे बम्बू क्रेस बैरियर का नाम बाहुबली है, जो कहाँ पर स्थित है? जो मित्रों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है 10? किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, कौन सा मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 IMX CE-23 में भाग लिया? ऑप्शन ए INS तर्कस, INS प्रलय, INS सतपुड़ा और INS त्रिकुंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 ठीक है, खाड़ी क्षेत्रों में 16 मार्च 2023 को आयोजित किया गया और इसमें भारत के INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023
एबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए लुइस कैफ्रेली, ऑप्शन बी डेनिस पी सुल्विन, ऑप्शन सी हिलेल फर्स्टनबर्ग और ऑप्शन बी ए बी विडरसन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो एबल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मित्रों ये पुरस्कार जो है गणितज्ञ के क्षेत्र में यानी गणित के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है। किसके लिए? गणित के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है। एबेल के नाम पर ही ये पुरस्कार है। अगर हम उन के बारे में बात करें तो ठीक है, ये किसके लिए? नावर्जिन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नील्स हेनरिक एबेल के द्वारा दिया जाता, उनकी स्मृति में दिया जाता है। और ये दिया गया है लुइस कैफ्रेली को। किसको दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। और ये उन्हें दिया गया है एम्पियर समीकरण रहित अरैखिक आंशिक आकलन समीकरणों यानी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नियमित सिद्धांत के तौर पर ये इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है, पहले नाम देख लेते हैं। निकहत जरीन, लवलीना बोर्गोहेन, मैरी कॉम, परवीन हुड्डा। नीचे दिए गए कूट में बताना है। तो पहला दिया गया है 1 और 4, बी दिया गया है 1 2 3 और सी दिया गया है 1 3 3 और 4 और डी दिया गया है 1 और 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें महिला विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पाने वाली 2 भारतीय महिलाएं हैं जिनका नाम है निकहत जरीन और लवलीन बोर्गोहेन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न का आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? कौन सा घटक निभाता है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी वर्षण, ऑप्शन डी जनसंख्या। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वर्षण जो है वो किसी भी क्षेत्र में वनस्पति के पैटर्न को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है और इसके अतिरिक्त हिमपात भी ऐसा ही करता है मित्रों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 पर। क्या है 14 उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन आ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यदि इसकी बात करें तो पहला है ILO, 2 WHO, 3 यूनिसेफ, 4 यूनेस्को। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर बताना है। तो ये जो मोर देन आ बिलियन रीजन्स अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक की जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट जारी की है ILO और यूनिसेफ ने मिलकर, यानी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर ने। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों 1 और 3 जो ऑप्शन में होंगे वो सही होंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15? वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है, यानी विमेन बिजनेस एंड द लॉ के हिसाब से अगर भारत की बात करें तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन एक बार देखते हैं। उच्च आय वर्ग के देश के रूप में, मध्य आय वर्ग देश के रूप में, निम्न मध्य आय वर्ग देश के रूप में या निम्न आय वर्ग देश के रूप में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत आता है निम्न मध्य आय वर्ग के देश के रूप में। ठीक है मित्रों, ये अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें WBL के बारे में, तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? विश्व बैंक के द्वारा। और ये विश्व बैंक का जो संस्करण
संस्करण था वो कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? सतत भविष्य हेतु वर्तमान में लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व में कोविड-19, विश्व में एक समान भविष्य, आनुवांशिक समानता, महिलाओं का अधिकार, डिजिट और लैंगिक समानता के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है मित्रों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। और इस महिला दिवस की यानी इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और उसको देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है 17? दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सबसे कम विकसित देश, ऑप्शन बी व्यापार तथा अवसंरचना विकास, ऑप्शन सी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, दोहा प्रवसन जो है वो किसके लिए संबंधित है? तो ये दोहा प्रवसन 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेताओं का सदोहा राजनीतिक घोषणा अंगीकरण के साथ संपन्न हुआ। ठीक है, और इस घोषणा में जो बात की गई है वो बात की गई है सबसे कम विकसित देशों के संबंध में। किसके लिए? सबसे कम विकसित देशों के संबंध में इसके लिए बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रोटॉन बीम थेरेपी यानी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन ए एल्जाइमर, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी निपहा वायरस। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज में किया जाता है और इनके द्वारा सीधी कैंसर पर प्रोटॉन रेस की यानी प्रोटॉन किरणों की बमबारी की जाती है उन कोशिकाओं पर उन्हें खत्म करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 और 19 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। अमेजन वर्षा वन उन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? ए जलवायु परिवर्तन, बी कृषि विस्तार, सी शहरीकरण और डी लॉगिंग। तो अमेजन वर्षा वन उन्मूलन का प्राथमिक कारक की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपका कृषि विस्तार, यानी कृषि लैंड का विस्तार हो रहा है, इसीलिए अमेजन के वर्षा वन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और इससे न केवल जैव विविधता की क्षति हो रही है बल्कि इससे ग्रीन हाउस गैसों की भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बी ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म यूएसए, सी आतंकवाद रोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, या डी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किसके द्वारा? इकोनॉमिक एंड वैश्विक फॉर इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा। IEFP ये थिंक टैंक है जो डेटा इकट्ठा करता है। ठीक है, ये है भारत में अगर हम इसके बारे में बात करें तो GTI के आधार पर भारत का कौन सी रैंक दी गई है? भारत का स्थान 13वां है। कौन सा स्थान है? 13वां है, जिससे यह पता चलता है कि हमलों और मौतों की कमी के बावजूद अफगानिस्तान चौथे साल आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावी देश रहा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक तरह से ये देखा जाता है कि किसी देश में कितने आतंकवादी हमले हुए और उस देश में कितनी आतंकवादी हमलों के दौरान जनहानि हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें फर्स्ट रैंकर जो देश है वो है आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है?
तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है मित्रों? कर्नाटक। फर्स्ट रैंक कर्नाटक को मिला है। दूसरी रैंक के बारे में बात करें तो तमिलनाडु है। तो इसका नाम है दूसरी रैंकर में। दूसरी रैंक के बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है, ठीक है। और अगर हम तीसरी रैंक के बारे में बात करें यहाँ पर तो तीसरी रैंक तेलंगाना की है। और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे लास्ट 18वां स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है कि उसमें टोटल 18 राज्य लिए गए थे, यानी आबादी के हिसाब से बड़े राज्यों में बात की गई थी। तो इसमें यूपी का 18वां स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है 22? निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया? नंबर 1 इसरो, नंबर बी नासा, नंबर सी जाक्सा और नंबर डी रॉसकॉस्मोस। तो अगर हम बात कर लेते हैं इन कंपनियों, इन संस्थाओं की, तो इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा अमेरिका की है, जाक्सा जापान की है और रॉसकॉस्मोस रसिया की है। तो टेम्पो मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो ये है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या है? ऑफ पॉल्यूशन मिशन है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी के तौर पे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखें तो मित्रों ऑप्शन हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये जो श्रेणी होती है मिनी रत्ना की 2023 की जो नवीन डेटा आया है उसके अनुसार नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा के अंतर्गत मिनी रत्न श्रेणी पाने वाली जो कंपनी है वो है आपकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी ने क्या किया है? ठीक है, 56 गीगावाट से अधिक क्षमता के सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इसने शुरू किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कम्बम अंगूर हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, यह संबंधित है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कम्बम अंगूर के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो अंगूर है ये जीआई टैग मानने वाला है। और ये अंगूर मित्रों कहाँ का है? ये अंगूर तमिलनाडु का है। कहाँ का है मित्रों? तमिलनाडु का है। और यदि हम बात करें ये कौन लाया था तो मित्रों कुंभुम घाटी में दक्षिण भारत में अंगूरों के शहर के तौर पे ये जानी जाती है। और ये फ्रांस से भारत में आई थी 1832 में। किस में आई थी? 1832 में फ्रांस से भारत आई थी और एक पुजारी द्वारा तमिलनाडु में लाए गए थे। ये विटामिन टार्टरिक एसिड एवं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और कुछ पुरानी बीमारियों के लिए काफ़ी कारगर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 अप्रैल या ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो समुद्री दिवस मनाने की बात जो है तो मित्रों ये मनाया जाता है कहाँ? ये मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री
दिवस, ठीक है। और ये राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1919 में कुछ हुआ था। और हुआ ये था कि भारत का पहला शिप मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। इसलिए समुद्री सेवा दिवस के तौर पर हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गंभीर समाजवाद सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, हिकिकोमोरी, ठीक है, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। तो हिकिकोमोरी शब्द की अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जापानी भाषा का। और इसमें युवा वयस्कों का वर्णन के लिए गढ़ा गया है जो समाज से अलग हो गए हैं और लंबे समय से अपने घरों से अलग थलग रह रहे थे, ठीक है। 1.5 मिलियन कामकाजी उम्र के लोग अलगाव में रह रहे हैं जिसे हिकिकोमोरी के नाम से जाना जा रहा है और जो कि एक चिंता के विषय के तौर पर देखा गया है। यानी अक्सर, और ये जो शब्द गढ़ा गया था, ये शब्द मित्रों गढ़ा गया था 1990 में। यानी ऐसे युवा जो अपने घरों से दूर रहते हैं और अवसाद के शिकार हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है जापान के लिए, तो इसके गढ़ा गया था 1990 में युवाओं के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात और डी हरियाणा। तो बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन मित्रों कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मित्रों? जम्मू कश्मीर में किया गया है बैसाखी महोत्सव। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया? अगर इसके बारे में बात करें तो ये 13 से 15 अप्रैल को ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 28। भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, भारत की बाघ गणना 5वां चक्र है जिसे पता चलता है बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? बाघों की संख्या में वृद्धि। बी, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। क्या आई है? गिरावट आई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह भारत में बाघ गणना का 5वां चक्र था, बिल्कुल सही है। और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। शिवालिक बालों में बात करें, गंगा के इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट नहीं, बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला तो सही है, जबकि दूसरा हमारा क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? भारत ने किस देश में के मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी यूक्रेन और ऑप्शन डी यमन। तो ऑपरेशन कावेरी जो शुरू किया गया था वो सूडान से भारतीय अर्धसैनिक बलों को निकालने के लिए किया गया था। किसे? भारतीय अर्धसैनिक बलों को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, विश्व डेवलपमेंट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी विश्व बैंक और ऑप्शन डी विश्व एशियाई विकास बैंक। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी की जाती है मित्रों वो की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2 की समय अवधि क्या है? भारतीय राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो भारत दुनिया का 7वां देश बन गया है जो क्वांटम के क्षेत्र में प्रोग्रेस
कर रहा है और उसने इसे अपना समय अवधि के तौर पर भी घोषित किया है, तो वो है आपका ऑप्शन ए सही 2030 से 2031 तक। तो यहाँ पर क्वांटम मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विकास में भारत सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है। और यदि हम इनमें देशों की बात करें तो ये देश हैं आपके यूएसए, ठीक है, और ये देश हैं आपके ऑस्ट्रिया, कौन है, ऑस्ट्रिया, चाइना, ठीक है, कनाडा, ठीक है, आपका फ्रांस और आपका फिनलैंड, ठीक है। तो इस तरह भारत जो है वो विश्व का 7वां देश है जिसने क्वांटम मिशन की समय अवधि घोषित की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा मित्रों? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता? तो ऑप्शन ए है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है, ठीक है, 26 अप्रैल और ऑप्शन डी है 11 अप्रैल। तो बता दें कि विश्व विरासत, अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत दिवस जो है वो सबसे पहले 1982 में, कब? 1982 में मनाना शुरू किया था यूनेस्को ने, और वो समय था 18 अप्रैल ऑफ 1982। और यदि हाँ यहाँ पर हम बात कर लें इस वर्ष की विरासत की विकास या थीम क्या थी, तो इस वर्ष के विरासत की थीम थी विरासत परिवर्तन। क्या थी थीम? विरासत परिवर्तन, ये थीम थी इस वर्ष की विरासत में, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है 33? भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जल निकाय जनगणना भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कराई गई, जिसके अंतर्गत जल के दोहन और जल की उपलब्धता के आधार की बात की गई है। तो ये अगर हम बात करें तो ये जो राज्य है आपका ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरी श्रेणी या दूसरा नंबर किसका आता है? उत्तर प्रदेश का आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है? पुष्करलू महोत्सव 2023 भारत निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अयोध्या। तो पुष्करलू महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो पुष्करलू महोत्सव 2023 जो है वो आपका बनारस में मनाया गया था। और ये एक तरह से गंगा महोत्सव के तौर पर भी जाना जाता है। किसके तौर पे? गंगा महोत्सव या गंगा पुष्पकरम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गंगा पुष्पकरम, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव की बात की गई है किसके द्वारा? उपभोक्ता और परिवार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इस पहल का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो खाद्य उद्योग में सुरक्षित और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों का सुधार करना है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है 36? इसे समझते हैं।
साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों का समाधान करना है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। तो साथी पोर्टल के बारे में यदि हम बात करें तो इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मित्रों जो किसानों को बीज में समस्याएं हैं, जो किसानों को फार्मिंग के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सब को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें और देखें। खबरें में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध है। ए, ऑस्ट्रेलिया से, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी, कनाडा से, या डी, जापान से। तो किससे संबंधित है ये? तो ये मित्रों खबरों में मोंटेवीडियो मारू का जो संबंध बताया गया है वो एक जापानी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्धबंदियों को ले जाते समय डूब गया था। ठीक है, और इसे हाल ही में चीन सागर में 4000 मीटर से अधिक गहराई पर फिलीपींस के लुजोन द्वीप के उत्तर पश्चिम तट पर खोजा गया है। ठीक है, और इसको अगर हम बात करें तो ये अमेरिका की पनडुब्बी द्वारा डुबोया गया था। ठीक है, यूएस स्टर्न जन ने डुबोया था इसे। मोंटेवीडियो मारू एक शिप था जो युद्धबंदियों को ले जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो यहाँ पर अगली क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी, डेनमार्क, ऑप्शन सी, जर्मनी, और ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन की बात की है? तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और यूके ने जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय लक्ष्यों से संबोधित करने उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन की स्थापना की है, सेंटर की स्थापना। ठीक है, डिकार्बोनाइजेशन, नवीकरणीय स्रोतों का विकास, वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ठीक है, इसके लिए दोनों देशों में नवाचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अनुसंधानों का विकास किया जाएगा और एक दूसरे की सहायता की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या है? मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ए, USA, बी, ब्राज़ील, सी, ऑस्ट्रेलिया, और डी, जापान। तो भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो वो देश है आपका USA। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेसी फसलें हैं? तो यहाँ पर जो दिया गया है वो जरा सुनिए। रेशम, प्राकृतिक रेशम, जूट, कपास, मोटे अनाज। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 4, 1, 2, 3, 3 और 4, 1 और 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो रेसे हैं ये जूट की फसल और कपास ये भारत में उगाई जाने वाली रेसे युक्त फसलें हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अनाज जो हैं वो रेसे युक्त फसल नहीं आती है उसकी श्रेणी में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41? उसे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार अगर हम बात करें 15 जून, 24 अप्रैल, 8 जुलाई और 14 अगस्त, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार ये मनाया कब गया था? 2010 में मनाया गया था।
और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1992 में 13वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रतीक के तौर पे इसे जाना जाता है। 2023 की अगर हम थीम की बात करें तो ये था पंचायतों, क्या है, पंचायतों के संकल्पों की, पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि, पंचायतों की संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। क्या है? पंचायतों की संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। और कब है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42, उसे समझते हैं। वर्ष विश्व जनसंख्या 2000 स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिवर्ष जारी होती है। तो इसमें क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो ये द्विवार्षिक नहीं, ये वार्षिक है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरे के बारे में यदि हम बात करें तो 2025 तक चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी आबादी वाला, तो 2025 नहीं है, इसकी बारे में भारत 2023 में ही चीन को पछाड़कर आगे निकल गया है, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत हैं। और यानी ऑप्शन ए सही होगा, ना ए सही ना डी सही, ओनली ए सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए एस तरंगें, ऑप्शन बी एल तरंगें, ऑप्शन सी पी तरंगें, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तरंगों की अगर हम बात करें तो प्राइमरी तरंगें वो तरंगें हैं जो तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं और एल तरंगें केवल सतह पर ही उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है? ज्वालामुखीय भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल और नीचे एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है जो अधिक गहराई में स्थित होती है, वो किसका रूप होती है? तो यदि हम बात करें यहाँ पे कौन सी आकृति ऐसी बनती है, तो ऑप्शन दिया गया है लेकोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ और डाइक और लेपोलिथ। तो यहाँ पर लेपोलिथ की बात की गई है, ठीक है। अगर हम यहीं पर बैथोलिथ की बात करें तो मैग्नेटिक सामग्री का एक पिंड होता है जो भूपटल पर अधिक गहराई में ठंडा होकर गुंबद के रूप में विकसित होता है। ये भूपटल पर गहराई में ठंडा होकर विकसित होता है, बैथोलिथ है। और ये एक छड़ के रूप में कुल्फी टाइप का लगता है, लेकोलिथ है। अगर हम डाइक की बात करें तो लावा की दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, दरारें विकसित करता है, ज़मीन के लंबवत जम जाता है, ठीक है। और लेपोलिथ के बारे में बात करें, लावा ऊपर की ओर बढ़ता है, उसके एक भाग में क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। इस आकाशीय पिंड को लेपोलिथ कहते हैं। तो ये बात क्या हुई समझ में? तो ये आपका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है? विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। 2, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों में स्थल होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो अभिसारी परिसीमा का उदाहरण ये कैलिफोर्निया नहीं है, ठीक है। तो अमेरिकी प्लेट से गुजरती है, कैलिफोर्निया नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46
क्या है 46, उसे समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है ए ज्वार, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी गुरुत्वाकर्षण और डी पृथ्वी का परिभ्रमण। तो ध्रुवीय पलायन का जो संबंध है वो है आपके पृथ्वी के परिभ्रमण से। किससे संबंधित है? पृथ्वी के परिभ्रमण से, यानी पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, क्योंकि पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त नहीं है, एक जियोइड शेप में है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए कैल्शियम, 2 सोडियम, 3 पोटेशियम और 4 मैग्नीशियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 4 2 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भूपर्पटी के तत्वों के अनुसार आरोही क्रम में, यानी कौन सबसे छक का आरोही कौन सबसे कम है वो पहले लिखना है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन सा तत्व किस क्रम में है, तो मित्रों अगर आप बात करते हैं तो सबसे कम मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम की मात्रा 2.1% है। कितनी है? 2.1%। ठीक है, और अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो मित्रों सोडियम है 2.8%। कितनी है? 2.8%। कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम है 3.6% और पोटेशियम के बारे में बात करें तो 2.6%। तो यहीं पर देख लें 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है? यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ए है खनिज विज्ञान, ऑप्शन बी है पेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान और ऑप्शन डी है जीवाश्मिकी। तो उत्पत्ति, इतिहास और घटना के बारे में बात की जाती है तो इस विज्ञान को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है मित्रों? पेट्रोलॉजी। खनिज विज्ञान के अनुशासन, ठीक है, अनुशासन है जो खनिजों के सभी पहलुओं जिसमें भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना, आंतरिक स्थिति के बारे में जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी विज्ञान चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास और घटना से संबंधित है। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं की संरचना, जीवाश्म से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस समुद्र को कोई तट रेखा नहीं है? ऑप्शन ए ओखोटस्क सागर, टायरियन सागर, भूमध्य सागर, सैरगैसो सागर। तो ये कौन सा है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है? तो वो है आपका सारगैसो सागर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि सारगैसो सागर पूरी तरह अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है, भूमि सीमा के बिना एकमात्र समुद्र है और यही इसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 50। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मोजाम्बिक धारा, अगुल्हास धारा, कैरोसियो धारा या फॉकलैंड धारा। तो प्रशांत महासागर से संबंधित जो धारा है वो है आपकी कुरोसियो धारा, प्रशांत महासागर से संबंधित है। मोजाम्बिक महासागर की धारा की बात करें तो ये हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, अगुल्हास की धारा के बारे में बात करें तो ये भी हिंद महासागर से संबंधित है। किससे है? हिंद महासागर से। फॉकलैंड की बातें में बात करें तो ये मालविनारस या फॉकलैंड धारा के नाम से भी जाना जाता है और ये पैटागोनिया के अटलांटिक तट के उत्तर में चलती है, यानी इसे आप अटलांटिक सागर की धारा के तौर पे देख सकते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 50 होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन के लिए हमें अपने समय को भी बिल्कुल साथ लेके चलना होगा और थोड़ी स्पीड भी बूस्टअप करनी होगी, क्योंकि 2 घंटे में ही यानी 120 मिनट में ही आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो लेट्स भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ओके,
तो 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? रूब उल खली मरुस्थल, ओके, बी गोबी मरुस्थल, सी अरब का मरुस्थल और डी कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रूब उल खली मरुस्थल जो है वो सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। ठीक है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। अरब के मरुस्थल की बात करें तो ये सऊदी अरब की सीमाएं को ही बनाता है। कालाहारी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो कौन सा एशिया में नहीं है? तो आपका कालाहारी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश सही सुमेलित है? मैकेंजी जर्मनी, अमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, डार्लिंग टर्की, डैन्यूब रूस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नदियों के बारे में तो मित्रों मैकेंजी नदी जो है वो जर्मनी में ही है। ओके। और अगर इसके हम स्रोत के बारे में बात करें तो फिनले नदी का प्रमुख स्रोत ब्रिटिश कोलंबिया से है। ओके। कौन सी सही सुमेलित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें मैकेंजी के बारे में तो मैकेंजी नदी फिनले नदी के प्रमुख स्रोत है और ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में है। कहाँ पे है? कोलंबिया और कनाडा। ठीक है। अमू दरिया डार्लिंग के बारे में बात करें तो डार्लिंग जो है आपकी वो डार्लिंग नदी तुर्कमेनिस्तान, हाईलैंड और मध्य ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। डैन्यूब की बारे में बात करें तो डैन्यूब नदी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है। ठीक है, जर्मनी में हो गया। आमू दरिया जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, तो यही सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है 53, इसे समझते हैं। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है तो नंबर ए बोरा, नंबर सी ब्रिक फील्डर, नंबर सी लेवेचे और डी चुनुक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रॉकी पर्वत के ढलानों से उतरती है, इस हवा का नाम है चुनुक और ये जो है वो आपकी गर्म हवा के तौर पे जानी जाती है और इस क्षेत्र की बर्फ़ को पिघला देती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या है? हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमाच्छादित पहाड़ों से सर्क सबसे आम भू आकृतियों और सर्क दीवारों में शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। क्या है? हॉर्न का निर्माण होता है। 2. आल्प्स का सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न पर्वत के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हिमानी के बारे में बताना है एक तरह से, और ये जो दोनों बातें की गई हैं वो बिल्कुल सही की गई हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के रूप में जब मौजूद है? ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी आयन मंडल। तो वायुमंडल की ओजोन परत के ऊपर मौजूद है तो वो है आपका समताप मंडल। कहाँ पर है ओजोन परत? तो मित्रों ओजोन परत जो है वो आपकी ठीक है, जरा इसे देखते हैं फिर से क्वेश्चन। पृथ्वी का क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से औसत 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, 12 से 50। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से 50 से 80 और मध्यमंडल का तापमान कम रहता है और यहाँ अधिकांश उल्काएं इसी वायुमंडल में ज्वलित होती हैं। ओजोन की परत भी आपकी मध्यमंडल में ही मौजूद बताई जा रही है। कहाँ पर बताई जा रही है? मध्य मंडल में। आयन मंडल में कोई परत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56?
लाओस दक्षिण पूर्व एशिया स्थूल रुद्ध देश है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का स्थूल रुद्ध देश है। ए कंबोडिया, बी म्यांमार, सी लाओस और डी वियतनाम। तो लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 और देखते हैं 57 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी नाइजीरिया या ऑप्शन डी आपका क्या है मिस्र। तो भूवैज्ञानिक विशेषता जिस देश की है वो है आपकी अफ्रीका की केन्या देश की। किसकी है मित्रों? केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ए हॉर्मूज जलडमरू मध्य, बी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, सी मलक्का जलडमरू मध्य या डी बॉस्पोरस जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है वो है आपकी बॉस्पोरस जलडमरू मध्य, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है। हरमूज जलडमरू मध्य की बात करें तो ये ओमानी मुसंदम प्रायद्वीप को ईरान के बीच है। कहाँ से? ओमान और ईरान के बीच है। ठीक है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, यानी कुल मिला के आप ये समझो फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। जिब्राल्टर के बारे में बात करें तो ये भूमध्य सागर को, किसको मित्रों? भूमध्य सागर को जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर में जोड़ता है। किस में जोड़ता है? अटलांटिक महासागर में। मलक्का के बारे में बात करें तो ये मलेशिया और थाईलैंड के बीच स्थित है। कहाँ पर है? मलेशिया और थाईलैंड के बीच। और ये अंडमान सागर, किसको? अंडमान सागर यानी हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, क्रोमियम, क्वार्टज और जिप्सम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऐसा कौन सा देश है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो मित्रों प्राथमिक घटक के तौर पे जाना जाता है वो देश, वो खनिज है आपका क्रोमियम। कौन सा है मित्रों? क्रोमियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो ये कहाँ पर स्थित है अफ्रीकी देश में सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है आपका तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान चरागाह और जल की तलाश में 20 लाख जंगली जानवर, सैकड़ों हजारों चिंकारा, जेब्रा वार्षिक प्रवास के दौरान यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है 61? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। आल्प्स, कार्पेथियस, काकेसस और पाइरेनीज। तो यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है आपका काकेसस पर्वत। कौन सा है मित्रों? काकेसस पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यह पर्वत है जो अफ्रीका के उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। एटलस पर्वत, अल्प्लेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा पर्वत होगा? तो ये पर्वत है आपका जो एशिया को अफ्रीका तटरेखा पर्वत, जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है, तो वो है एटलस पर्वत। कौन सा है मित्रों? एटलस पर्वत। एशिया और यूरोप की बीच जो सीमा बनाता है उस पर्वत के बारे में बात करें तो वो है आपका काकेसस पर्वत।
आल्प्स पर्वत के बारे में यदि हम बात करें थे तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी सहित कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ये एशिया और यूरोप के बीच काकेसस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63 पर? क्या कह रहा है? कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंतों रेत के व्यवहार के लिए जानी जाती है? व्यवहार के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए टर्सियर, ऑप्शन बी कलगीदार बंदर और ऑप्शन बी सी हाउसल मंकी और ऑप्शन डी लेमूर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक प्रजाति है तो वो प्रजाति है लेमुर। कौन सी प्रजाति है मित्रों? लेमुर प्रजाति है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र के नाम से सही है? ए हरिकेन पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर, बी विली विलेज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सी टाइफून हिंद महासागर और डी चक्रवात अटलांटिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र का नाम सही है? हरिकेन जो है वो आपका एक हिंसक तूफान के तौर पे है। ठीक है, प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में नहीं, हिंसक तूफान उष्णकटिबंधीय चक्रवाती महासागरों में आता है और हिंद महासागर में विली विलेज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइफून हिंद महासागर, टाइफून के बारे में बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में टाइफून आता है। क्या आता है? टाइफून आता है। हरिकेन पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। ठीक, किस में आता है? पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में, अगर हम बात करें हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में हरिकेन, अटलांटिक में। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें हिंद महासागर में चक्रवात, हिंद महासागर में क्या है? चक्रवात यहाँ पर आता है। अटलांटिक में हरिकेन आता है। ठीक है, टाइफून अगर हम बात करें तो पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में आता है। तो ये क्रम है, जबकि विली विलेज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65? निम्नलिखित युग्मों झीलों महाद्वीपों में कौन सा सही है? बेकाल झील ऑस्ट्रेलिया, लेक आयर उत्तरी अमेरिका, सुपीरियर झील एशिया और टीटीकाका साइबेरिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें टीटीकाका झील जो है वो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। यानी ऑप्शन डी तो सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेकाल झील तो मध्य एशिया और लगभग यूरेशिया में पड़ती है। क्या में? मध्य एशिया। ठीक है, या इसे कह सकते हैं यूरेशिया में पड़ती है। ठीक है मित्रों, यदि इसके बात करें लेक आयर जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। सुपीरियर झील की बारे में बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में होगी सुपीरियर झील। ठीक है, मीठे पानी की झील है, आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी प्रशांत महासागर पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो सोलोमन द्वीप के बारे में यदि हम बात करें तो सोलोमन द्वीप आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी जावा में और ऑप्शन डी सुमात्रा में। तो माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? तो मित्रों माउंट एसो ज्वालामुखी जो है वो आपका माउंट एसो ज्वालामुखी जो है वो आपका जापान में स्थित है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पोठवार पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ए बर्मा, बी उज्बेकिस्तान, सी पाकिस्तान और डी लाओस। तो पोठवार जो है वो आपका पठार कहाँ पर है? वो आपका मित्रों पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में था और यहाँ पर हिंदू और बौद्ध समुदायों के शिक्षा केंद्र और फारसियों और सिकंदर महान का नियंत्रण आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, गुंबदाकार पर्वत का या ब्लॉक पर्वत का। तो सियरा नेवादा रेंज जो है वो उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का। किसका है मित्रों? ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए दक्षिणी चीन सागर में, ऑप्शन बी अंडमान सागर में, ऑप्शन सी बेरिंग सागर में या ऑप्शन डी मरमरा सागर में। तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें, मेकांग नदी जो है वो किस सागर में गिरती है? तो मेकांग नदी मित्रों दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ग्राउंड कैनियन उदाहरण है परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, धारा तट का अपर्दन या डी बूंद अपर्दन। तो ग्राउंड कैनियन जो है वो है आपका अवनालिका अपर्दन का उदाहरण। ग्रांड कैनियन एक मील गहरा लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है और यह घटना दर्शाती है कि निरंतर अपक्षय के कारण अपर्दन हुआ है। तो ये किसका है उदाहरण? अवनालिका अपर्दन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72? नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है चिन्हित किया गया है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। तो ऑप्शन में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए सही किंतु आर गलत, आर सही किंतु ए नहीं, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता, आर ए दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे यूरेशिया में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि सब दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए स्थलाकृति, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी परजीवी। तो यहाँ पर यदि बात करें पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है तो वो है आपका परजीवी अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीव मंडल और वायुम। समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव मंडल और वायुम। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, वायुम और जीव मंडल। समुदाय, जनसंख्या, जीव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और वायुम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है जीव। क्या आता है? जीव। और फिर आता है आपकी जनसंख्या, फिर आता है समुदाय, फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, वायुम और जीव मंडल, ये पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है 75? वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती है कहलाती है सहभोजता, अंतर्जातीय परजीवता, सह उपकारिता या तटस्थता। तो ये कहलाती है अंतर्जातीय परजीवता। क्या कहलाती है? अंतर्जातीय परजीवता। सहभोजता वो है जिससे एक प्रजाति को लाभ और दूसरा प्रभावित होती रहती है।
ठीक है, अंतर्जातीय में एक को हानि और दूसरा प्रभावित। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्या है 76? निम्नलिखित पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक और न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है 77? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बी, वेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतकों से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। सी, देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय की खाड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। डी, चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो बातें की गई हैं वो क्या हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारतीय वनों को चैंपियन और सेठ ने 9 प्रकारों में नहीं बल्कि 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है 78? भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान स्थित है झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। तो चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वे जीव जो जड़ वाले पौधों की तनों और तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। नेस्टन, पेरीफाइटन, प्लवक और नेक्टन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तनों तथा पत्तियों तथा नीची मृदा के पदार्थों से जुड़े रहते हैं तो वो कहलाते हैं पेरीफाइटन। क्या कहलाते हैं मित्रों? पेरीफाइटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? ज्वारनमुख, रेगिस्तान, घास के मैदान या पर्वत? तो सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है वो है आपका ज्वारनदमुख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है 81? उसे समझते हैं। स्वच्छ गंगा निधि CGF क्लीन गंगा फंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के माध्यम के रूप में की गई थी। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। सी, यह निवासी भारतीयों यानी NRI एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। डी, यह योजना वित्त पोषण और मूल्यांकन के आधार पर वित्त पोषण और मूल्यांकन के आधार पर आने के लिए विशिष्ट मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तो स्वच्छ गंगा निधि जो है मित्रों वो संचालन प्रधानमंत्री अध्यक्षता में उनके बैंक खातों के माध्यम से होती है और ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत की गई थी और इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में। इस स्वच्छ गंगा निधि की स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत की गई थी। इसका में योगदान को कंपनी अधिनियम 2013 से अनुसूची 7 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य NRI अन्य लोगों को प्रयास का योगदान देना है। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो मित्रों ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है। कौन सा कथन सही
नहीं है, इससे रिलेटेड होगा और इसका संचालन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट द्वारा होता है। तो ये कथन गलत है, इसलिए ये वाला उत्तर सही होगा। बाकी ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लाई ऐश के मतलब में कौन सा कथन सही है, इसे देखते हैं। फ्लाई ऐश कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम होता है। बिल्कुल सही है। इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और भूमि जल धारण क्षमता को भी कम कर देती हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए किया जाता है। फसल की उपज में वृद्धि होती है, कम नहीं होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो राज्य है आपका विश्व की फाल्कन राजधानी नागालैंड के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक भ्रमण करने वाले रैप्टर हैं अमूर फाल्कन, जो हर साल मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका के उड़ान के दौरान नागालैंड के दुआंग झील में बसेरा करने आते हैं, इसलिए इसे विश्व की फाल्कन राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कौन सा युग्म धातु रोग में सही नहीं है? पारा, मिनी माता रोग, कैडमियम, इटाई रोग, आर्सेनिक, ब्लैक फुट रोग, लेड, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पारा से मिनीमाता रोग होता है, बिल्कुल बात सही है, ये सही है। कैडमियम इटाई रोग होता है। आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम लेड से नहीं, ये नाइट्रेट से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट से। ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? ऑप्शन ए फाइटोमेडिसियन, बायोमेडिसियन, बायोवेटिंग, राइजोफिल्ट्रेशन। तो ये करती है आपकी बायोमेडिसियन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86? वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? ए काई, बी शैवाल, सी लाइकेन या डी कवक। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो लाइकेन जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महासागरीय तापीय ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ज्वारीय विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा, बायोमास, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करे, तो उसे सह उत्पादन की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कॉलोनी पत्तन विकार सीसीडी संबंधित है चूहा, चींटियों, मधुमक्खियों और खरगोश से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कॉलोनी पत्तन विकार सीसीडी मधुमक्खियों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्या है? प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा है? ए नीम का वृक्ष, बी रबड़ का वृक्ष, सी आम का वृक्ष, डी वट का वृक्ष। तो प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला जो वृक्ष है वो है आपका रबड़ का वृक्ष। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है? प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है, तो वो है आपका प्राणी उद्यान। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? समुद्री सांप, डॉल्फिन, व्हेल, ईल। तो किस में होते हैं? तो ये होते हैं आपके ईल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी
आईयूसीन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? ए गुलाबी सिर वाली बतख, बी हॉक्सबिल कछुआ, सी मालाबार सिवेट या डी पिग्मी हॉग। तो ये जो है वो कौन सी लाल सूची की गंभीर में संकट की प्रजाति नहीं है? तो ये है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है? वह जीव जो रिंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है? ऑप्शन ए बैसिलस एंथ्रेसिस, बी माइक्रोविली वायरस, सी टैक्सोप्लाज्मा गोंदी या माइकोबैक्टीरियम। तो ये जो है वो कौन सी है जो रिंडर पेस्ट का कारण बनती है? वो है माइक्रोविली वायरस। कौन सा? माइक्रोविली वायरस है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है 94, उसे समझते हैं। समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास आवर्तबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। समुद्री शैवाल थैलॉइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों में कोई अंतर नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर होगा? एक ना ए ना दो, बी केवल एक, सी दो, ए और डी एक और दो दोनों। समुद्री घास आवर्तबीजी समुद्री फूल पौधे हैं जो दिखने में घास के समान सही है। थैलाइड पौधे हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी 95। क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बीआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने के और चराई की अनुमति है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बफर जोन में बस्तियों की फसल भूमि और गहन मनोरंजन के क्षेत्र की अनुमति है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरसई नावर झील, कांजली झील, यशवंत सागर और आपका कंवरताल आर्द्रभूमि। तो सरसई नावर ही आपका रामसर स्थल यूपी में है। ठीक है। कांजली अगर हम बारे में बात करें तो ये ब्यास नदी बेसिन में है। कहाँ पर है? ब्यास नदी बेसिन पर। ठीक है। यशवंत सागर के बारे में बात करें तो ये इंदौर में है। कंवरताल आर्द्रभूमि के बारे में बात करें तो ये बिहार के बेगूसराय में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? ए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, मुरेलन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मित्रों गूगामल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में की गई थी। तो यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है 98? रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती हैं? तो जौ, सरसों, कपास, मूंगफली में कौन सी रबी की फसल है, इसको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जौ रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, मूंग और कपास इसे भारत में खरीफ की फसल के तौर पे जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दार्जिलिंग, दिसपुर, नई दिल्ली और कोलकाता। तो ये कहाँ पर है मित्रों? ये नई दिल्ली नहीं, कोलकाता में बनाया गया है और ये आपका वाणिज्यिक वैधानिक निकाय है। 1954 में काम करना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है।
ठीक है। इसके 17 अन्य न्याय कार्यालय हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों पर आधारित होता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, बी आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डी भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो यदि हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। भारत निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया गया? 73वें, 74वें, 75वें या 76वें? तो ये सत्र था आपका 75वां सत्र। कौन सा सत्र? 75वां सत्र, जिसे कद्दन वर्ष के रूप में IYM घोषित किया गया है। ठीक है। कद्दन उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट फूड है, जलवायु के अनुकूल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुकूल है। भारत में यदि हम बात करें तो 50.9 मिलियन टन से अधिक कद्दन उत्पादन किया जाता है। ओसिया के 80% तथा वैश्विक उत्पादन का 20% है जो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या कह रहा है? एक तरफ क्रांति हैं, दूसरी तरफ संबंधित कारक हैं। तो सबसे पहले आता है स्वर्णिम रेशम की क्रांति। तो स्वर्णिम रेशा की क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो फलों से संबंधित है। किससे है मित्रों? फलों से है। धूसर क्रांति के बारे में बात करें तो ये उर्वरक से है। लाल क्रांति के बारे में बात करें टमाटर से है। पीली क्रांति के बारे में बात करें तो जूट से है। स्वर्णिम रेशे की बात करें तो जूट से होगा। यानी आपका बना है ऑप्शन 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्या कह रहा है 103? मौसम भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? चावल और जूट भारत में तर कृषि की मुख्य फसलें हैं। सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मक्के की खेती के घटते क्रम के संबंध में बात की गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं मक्के के घटते क्रम के बारे में। तो सबसे कम ज़्यादा मक्का पैदा होता है मित्रों आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो घटता क्रम अगर हम रखेंगे तो आपका आएगा 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 11 जुलाई 1982 में हुई थी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था? स्वपन कुमार दत्त, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, राजेंद्र सिंह परोदा। सॉरी। तो ये थे 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है 107। कश्मीर हिमालय में करेवा रचनाएं किस के उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध हैं? जाफरान, चावल, गेहूं और बाजरा। तो करेवा रचनाएं जो हैं वो जाफरान यानी केसर के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु। तो कॉफ़ी बोर्ड इंडिया का विज्ञापन
जो है वो बंगलौर में है। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो ये जो हैं वो नहीं आते हैं, वो है आपका हरियाणा के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR की स्थापना कब की गई? 16 जुलाई 1929, 15 जुलाई 1936, 15 जुलाई 1921 और 16 जुलाई 1942। तो भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR की स्थापना जो की गई थी उसके बारे में यदि हम बात करें तो ICAR की स्थापना जो है मित्रों वो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये हुई थी 16 जुलाई 1929 में बिहार में पूसा में। ठीक है, ठीक। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? LH बेली, KL चड्डा, GC रांगवा और MH मेरीगोड़ा। तो किसे माना जाता है भारतीय बागवानी का जनक? MH मेरीगोड़ा को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की जनसंख्या के घटते क्रम में बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मवेशी अगर देखे जाएंगे तो मित्रों सबसे ज़्यादा मवेशी जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा मवेशी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद नंबर 1 पे यूपी है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद आपका बिहार होगा। ठीक है, सॉरी 30 नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2, 1, 3, 4 घटते क्रम में व्यवस्थित करना है मवेशियों के। ठीक है, तो 2, 1, 3, 4 20वीं जनगणना के अनुसार सर्वाधिक संख्या में मवेशी उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेशों का स्थान आता है। किसका आता है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। सही है। 2019 की जनगणना जानवरों की गणना के आधार पर ये डेटा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या है? निम्नलिखित में से किसे सबसे पूर्वी राज्य है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो सबसे पूर्वी राज्य आपका मिजोरम है। कौन सा है मित्रों? मिजोरम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है 114? उसे समझते हैं। आर्कियन चट्टान प्रणाली में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। 2, इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पूगा घाटी निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो पूगा घाटी जो है मित्रों वो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कोंकण, उत्कल, आंध्र और कोरोमंडल। तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वो आपका कौन सा तट है मित्रों? वो तट है आपका पूर्वी तट। के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका तट पूर्वी तट होता है। तो कोंकण तट, उत्कल तट स्थित है। ठीक है, आंध्र तट स्थित है। 2, 3। ठीक है, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें और आपका कोरोमंडल तट स्थित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये आपका कोंकण तट कर्नाटक वाला है, ये स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 और 117 को देखते हैं क्या कह रहा है अभिकथन और कथन, और उसको समझते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ब्रह्मपुत्र बाढ़, चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। आर, इसका अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। नीचे सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों
जो ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। अधिकांश सहायक नदियां बड़ी हैं, बिल्कुल बड़ी नदी नहीं है। जल ग्रहण क्षमता भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं, ये बात गलत है, यानी ए सही, आर सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? घग्गर, लूनी, गोमती, सोन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो घग्गर और लूनी जल निकासी की नदी के तौर पर जानी जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, वे नदियां जो समुद्र तक पहुंचने में असमर्थ होती हैं, उन नदियों को अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या है 119? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन बी, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है महानदी पर बना हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है 120, उसे समझते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह एक गर्म जलधारा है, अल नीनो यानी एल नीनो। ठीक है, जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है। यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल क्या है मित्रों? सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 और उनको देखते हैं 121 क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, क्या कह रहा है 121? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? जनक चट्टान, तापमान, तल रूप और समय। नीचे रूप दिए गए हैं, उनको सही करके उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, 1 2 3, 1 2 4, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मृदा निर्माण के कारक ये सभी हैं, ये सभी मृदा निर्माण के कारकों में आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उसे देखना है। इसमें उच्च उर्वरता जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों को समर्थन करती है, सही बात है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जानी जाती है। कौन सा कथन लंबे समय तक नमी? बिल्कुल सही है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की कमी होती है। तो अगर हम बात करते हैं, इनमें एल्युमिनियम, चूना और पोटास की कमी नहीं, बहुतायत होती है। क्या होती है? बहुतायत। तो यही कथन क्या है? गलत है, और हमें गलत ही ढूंढना था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? भूमि क्षरण, बाढ़ में वृद्धि, खनन, शुष्कता। तो मृदा निम्नीकरण का प्रभाव खनन नहीं है। ठीक है, खनन से मृदा का निम्नीकरण नहीं होता है। मृदा के क्षरण का प्रभाव मृदा भूमि गुणवत्ता में गिरावट होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। 2, यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है। उपरोक्त में से प्रयोग सही बताइए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और टेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से वन हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126।
राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य था 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवंशिक पूल का अच्छा संरक्षण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 33% वनावरण के अंतर्गत लाना ये सही है। प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता को आनुवंशिक पूल संरक्षण देना ये भी सही है। यानी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है कब? तो देखिए जरा, मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है, ऐसी स्थिति जब अपर्याप्त वर्षा में लंबी अवधि होती है, विभिन्न भंडारों जलाशयों जैसे जलभृतों, झीलों, जलाशयों आदि में जल की उपलब्धता ना हो, पारिस्थितिकी संकट के परिणाम स्वरूप जल में कमी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक नहीं होती है वो भी ना हो, तब इसे क्या माना जाएगा? सूखा के तौर पर माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध में सही नहीं है? ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र होते हैं। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही नहीं है, तो इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर नहीं बल्कि बाहर से केंद्र की ओर होता है, यही कथन गलत है। तो यही हमारा सही होगा। चक्रवात में सेंटर पर प्रेशर होता है, पवनों को विवाह सेंटर की ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। क्या है 1 to 9? जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास योजना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर के बारे में, तो मित्रों सही उत्तर ये दोनों बातें बिल्कुल जल विभाजक प्रबंधन के रूप में सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 130। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है? प्रवाल भित्तियाँ, ज्वालामुख, कैल्पवन या टुंड्रा। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो टुंड्रा समुद्री प्रकाश तंत्र नहीं, ये वनों के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। लोह अयस्क किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्या, कडप्पा। तो लोह अयस्क के बारे में बात करें तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। नीचे सूची 1 हैं और सूची 2 हैं। कॉफर फील्ड और राज्य के बारे में बात की गई है। चंद्रपुर, हसन, खम्माड़, खेतड़ी। तो खेतड़ी आपकी राजस्थान में है। चंद्रपुर के बारे में यदि हम बात करें, चंद्रपुर के बारे में यदि हम बात करते हैं, चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में है। हसन के बारे में बात करें कर्नाटक में है। खम्माड़ के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका बनना है 1 4 2 और 3। 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन ए में होगा। यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। बुआनाई, कृबारू, नोआमंडी, नोआ मुंडी खदानें किस खनिज में संबंधित हैं? तांबा, मैंगनीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट। तो ये खनिजें आपकी किससे संबंधित हैं? तो ये खनिजें आपकी संबंधित हैं यदि हम बात करते हैं तो ये लौह अयस्क से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए तमिलनाडु भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। बिल्कुल गलत। मैंगनीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली में पाए जाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मैग्नीज का भारत का सबसे प्रमुख खनिज उत्पादन उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या कह रहा है 135? उसे समझते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक है? कोकिंग कोल, डोलोमाइट, जिंक, क्रोमियम। तो ये कौन सा करके सही उत्तर आएगा? तो लौह अयस्क इस्पात से संबंधित अगर हम बात करें तो जिंक को छोड़कर ये सभी लौह इस्पात के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्या है? निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड, रामगिरी गोल्ड फील्ड। निम्नलिखित में से कौन गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है? तो यहाँ पर बात करें तो कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी गोल्ड फील्ड ये आपके कर्नाटक में आते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। और ये अगर हम बात करें रामगिरी तो ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 137। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? बेतवा गुजरती है, गोमती गुजरती है, घाघरा गुजरती है। कौन सी नहीं गुजरती? महानदी नहीं गुजरती। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। तो यदि हम भूस्खलन के बारे में बात करें तो मित्रों हिमालय में तो आता है, ठीक है। पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में संख्या तो कम है लेकिन आता यहाँ भी है, हिमालय में सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों को नियंत्रित होते हैं। बिल्कुल बात सही है, यानी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या है 39? कौन सी प्लेट छोटी प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। तो कौन सी प्लेट छोटी नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम प्लेटों के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका प्लेट बड़ी है जबकि ये सारी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 140। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, गंगा, नर्मदा, तापी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। किस पर मित्रों? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 और देखते हैं 141 क्या कह रहा है हम लोगों से। पहला है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1986, 1998, 1992, 2009 और 2014। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बना था 2009 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जन वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, 13 मार्च को, 23 मार्च को या 3 अप्रैल को। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है मित्रों 3 मार्च को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। अधिनियम परियोजनाएं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1972, प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा अधिनियम सुमेलित नहीं है तो वन्यजीव अधिनियम 1972 में बना था संरक्षण संबंधी, सही है। जैविक विविधता 2002 में बना था। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में नहीं 1973 में आया था और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है, यही हमारा सही उत्तर होगा। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? कार्बन सिंक, शहरीकरण का समर्थन, खनिज उत्खनन, वायु प्रदूषण का समाधान। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें आर्द्रभूमि कार्बन सिंक का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146।
भारतीय गिद्ध कार्य योजना समय अवधि 2020-25, 22-26, 19-23, 21-30। तो ये है 2020 से 2025 के बीच गिद्ध कार्य योजना की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या कह रहा है 147 उसमें? ठीक है, देखते हैं 147 क्या कह रहा है। 147 पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी बात सही है। यानी दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या कह रहा है 148? नदी के मिंडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण तब होता है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं। नदी के मिंडर्स होने के कारण ऑक्सबो झीलों का निर्माण होता है। इसकी विशेषता खड़ी सीढ़ी जैसी पार्श्व ढलान है और यह घाटी जितनी गहरी हो सकती है इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, नदी मिंडर्स जो होती हैं होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? एन्नौर, पारादीप, बधावन, तूती, कोरेन। तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह नहीं है वो बंदरगाह है आपका बधावन। बाकी सारे पूर्वी तट पर हैं। बधावन जो है वो आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर आता है। बधावन कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी मंजिरा, ऑप्शन बी कृष्णा पेगांग, ऑप्शन सी महानदी हसदेव और ऑप्शन डी झेलम किशनगंगा। तो नदी युग्म सहायक सुमेलित नहीं है, तो वो है आपकी कौन सी नदी युग्म? वो है आपकी नदी युग्म है कृष्णा पेगांग। क्योंकि कृष्णा की पेगांग सहायक नदी नहीं है, क्योंकि पेगांग जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह मित्रों आज हमने दृष्टि IAS संस्थान के UPPCS से रिलेटेड मॉडल टेस्ट संख्या 2 सॉल्व की है। तो इस तरह हमने UPPCS के दोनों पेपर सॉल्व कर लिए हैं और UPPCS की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी निकली हैं और SDM और डिप्टी SP के पद भी अच्छे खासे हैं। तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और इसके साथ ही अन्य पेपर भी शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ UPSC का जो CSET है उसके पेपर भी संस्थानों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। तो शीघ्र ही हम UPSC के CSET पेपर 2 के भी लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।